हेलो फ्रेंड्स। भारत और नेपाल के संबंध में इन दिनों में जो दूरियां बढ़ रही है उसकी एक झलक कल यानी रक्षाबंधन के दिन भी देखने को मिला। देखिए, हिंदुस्तान के खबर में लिखा है, धारचूला उधम सिंह नगर की एक घटना है। वहाँ पे है कि नेपाल प्रशासन ने पहले हाँ और बाद में न के फैसले से रक्षाबंधन पर्व पर भारत और नेपाल की कई बहनों को मायूस होना पड़ा। सीमा पर आवाजाही के लिए नेपाल प्रशासन ने पुल नहीं खोला। दोनों देशों की बहनें पुल खुलने का घंटों इंतजार करती रहीं। बाद में पुल न खुलता देख उन्हें बैरंग ही अपने घरों को लौटना पड़ा। सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर नेपाल ने अपने और पड़ोसी देशों की कई बहनों को निराश किया, जबकि बीते रोज दोनों देशों के प्रशासन ने सुबह और शाम 20 मिनट के लिए पुल खोलने का निर्णय लिया था। अगर भारत और नेपाल के संबंध के बारे में बात करें तो शायद उतना घनिष्ठ संबंध भारत का या नेपाल का एक दूसरे से रहा है, शायद ही किसी और देश का दोनों का एक दूसरे से रहा होगा। और देखिए तो दोनों के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। और फिर है कि सबसे बड़ी बात है कि सीमा खुला हुआ है, यानी कि रोजगार के लिए आसानी से लोग एक दूसरे के क्षेत्र में जा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग नेपाल के भारत के क्षेत्र में आकर रोजगार करते हैं और भारत के लोग भी नेपाल में जाते हैं। फिर दूसरा चीज़ देखिए तो नेपाल के जवान मतलब यूथ के लिए भारतीय फौज में भी प्रावधान किया गया है, जिसे गोरखा रेजिमेंट बनाया गया है। तो यह है कि दोनों का संबंध काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी हाल के दिनों को देखिए तो पता नहीं क्या है कि सीमा विवाद को लेकर जो मनभेद शुरू हुआ वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अभी देखिए कि आने वाले दिनों में नेपाल की सरकार ने भारतीय मीडिया चैनलों पर ही प्रतिबंध लगा दिया। फिर है कि अभी कुछ दिन पहले का ही देखिए तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने कहा कि जो नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है वो भारत के कारण फैल रहा है। और यह भी है कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और उसका व्यापार का अधिकांश हिस्सा भारत के रास्ते से ही होकर गुजरता है। हम नेपाल और भारत के संबंध के बारे में बाद में बात करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध किस ओर जा रहे हैं। फिलहाल हम अखबार के अन्य हिस्सों पर नज़र डालें तो देखिए कि हेडलाइंस में ही लिखा हुआ है कि चीन नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई। उसमें कि भारतीय सेना ने लिपुलेख में चीनी सेना का मूवमेंट मिलने और नेपाल के अंदर भारत विरोधी राजनीति शुरू होने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने चीनी और नेपाल से लगी सीमाओं में सतर्कता बढ़ा दी है। फिर देखिए कि लिखा हुआ है कि नेपाल से लगी काली नदी से सटी खुली सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियों सतर्कता से काम ले रही है। और फिर कि देखिए कुछ एरिया का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे जौलजीबी, हंसेश्वर, पिपली, झूला घाट आदि, मतलब कि तालेश्वर सहित पूरे क्षेत्र में रात को सर्च लाइट की मदद से एसएसबी के जवान पहरा दे रहे हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार चीन और नेपाल से लगी सीमा में सामान्य समय की तुलना में 8 से 10 गुना फोर्स बढ़ाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरफ बीते कुछ समय से सेना का मूवमेंट बढ़ा है उससे साफ है कि सीमा पर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तो अभी कहा जा सकता है कि भारत को इस समय सतर्क रहना होगा, खासकर भारतीय फौज को। और चीन के किसी भी गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे बात लद्दाख की हो। लद्दाख में जैसे कि हम लोग गलवान क्षेत्र का देखे रहे हैं, विवाद हिस्सा चल रहा है अभी, या अन्य क्षेत्र की, मतलब कि जो भारत का जो सीमा क्षेत्र चीन से लगता है उसमें किसी भी तरह का अगर चीन की तरफ से गतिविधि होती है तो भारतीय सेना को सतर्क रहना, सतर्क है ही भारतीय सेना। और एक बात हम लोग को निश्चित भी रहना है कि भारतीय सेना मतलब हर हालात में हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगी, इसमें किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात राजनीतिक स्तर पर हम लोग बात करेंगे और देखें कि जो भारत है चीन के साथ और नेपाल के साथ कैसे उसके संबंध और किस तरह से संबंध अब बदल रहे हैं। और एक चीज़ है कि अभी देखिए तो हाल में ही एक वर्चुअल समिट किया गया अब चीन, जिसमें चीन शामिल था, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कहा जा रहा है कि कोविड-19 पर बात की। लेकिन कोविड-19 के बहाने उसने वन बेल्ट वन रोड के बारे में बात की। और देखिए तो कहा जाता है कि भारत वन बेल्ट वन रोड के अगेंस्ट में खड़ा है, लेकिन नेपाल उसके साथ में खड़ा है। तो यह अब देखने वाला बात होगा कि आगे क्या होता है। तो वही है कि हम लोग आगे भारत और नेपाल के संबंधों पर बात करेंगे। भारत और नेपाल के संबंधों के विषय में एक देखिए संपादकीय लेख लिखा हुआ है और लेख लिखने वाली हैं नगमा सहर, जो टीवी पत्रकार हैं एनडीटीवी की। उन्होंने भारत और नेपाल के संबंधों के विषय के बारे में लिखा है। तो उसका पहले हेडलाइंस देखिए। हेडलाइंस में है कि पुराने रिश्तों पर भारी पड़ने लगी नई सियासत। फिर है कि भारत और नेपाल के बीच काफ़ी गहरा नाता रहा है, इसलिए मतभेद की बातें सुनकर चिंता भी बहुत ज़्यादा होती है।
फिर देखिए उन्होंने लिखा आगे कि नेपाल और भारत के रिश्ते राजनीतिक और कूटनीतिक दायरे से परे रहे हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े दोनों देशों में रोटी और बेटी का पुराना नाता है। भारत और नेपाल के बीच नक्शे और एक सड़क को लेकर पहले ही तनाव में है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नेपाल ने एक विवादित नक्शे को पारित किया और फिर भारत द्वारा एक सड़क निर्माण किए जाने के बाद तनाव बढ़ा। फिर है कि जैसे ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस बयान ने आग में घी का काम किया कि राम जन्मभूमि अयोध्या नेपाल में है। और इसके बाद तो देखिए तो प्रतिक्रिया भारत से भी गया और कहा जाए तो ये रिश्ते बिगाड़ने वाले ही ऐसे बयान हैं। और उसके बाद है कि इस बयान के बाद नेपाल में भी इनकी काफ़ी आलोचना हुई। इसी में आगे वे लिखती हैं कि ओली राजनीतिक संकट से घिरे हुए हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 धड़े हो चुके हैं। पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता नेपाली प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे पर अड़े हैं और जो ओली इस संकट के बीच हैं, कभी चीन की ओर देखते हैं तो कभी भारत विरोधी राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। और एक चीज चीन का एंगल इसमें साफ दिखता है। कहा जा रहा है इसमें कि नेपाल में चीन की जो राजदूत हुई वो नेपाल राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और वैसे आज तक किसी राजनयिक को करते हुए नहीं देखा गया। जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जो 2 धड़े बटे हुए हैं तो उनके बीच बचाव में चीन के जो राजदूत हैं वो जाकर राष्ट्रपति से मिली। और इस स्तर पर देखा तो चीन की राजनीति के लिए एक नया शब्द बना है वुल्फ वॉरियर। वुल्फ वॉरियर का एक यहाँ पर हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि जानते हैं कि वुल्फ एक जानवर है और अगर शिकार पे हमला करना हो तो वो एक ग्रुप बनाकर हमला करता है। उसी तरह से अगर चीन का संदर्भ हम लोग समझे तो जैसे कि देखिए कि चीन को जो राजनयिक हुई वो नेपाल में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। फिर नेपाल में अगर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो चीन को तो बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे गवर्नमेंट स्तर पे, प्राइवेट स्तर पे। फिर है कि जैसे चीन का आपका ग्लोबल टाइम्स है तो वो कभी खबरों में छाप देता है भारत और नेपाल के संबंधों के जो ऐसा कि जिससे विवाद हो। तो है कि चीन भी एक इंटरेस्ट को पाने के लिए सारे लोग मिल कर काम करें, तो इसी का वुल्फ वॉरियर कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है। और इसे मूवी भी बना हुआ है वुल्फ वॉरियर, तो उसको भी आप देख कर समझ पाइएगा ज़्यादा आसानी से। फिर है कि इसी में आगे देखिए लिखती हैं कि पैदा हो रहे बड़े खतरे को नेपाल शायद समझ नहीं पा रहा है। चीन के प्रति उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान तो चीन का सदाबहार दोस्त है, फिर भी सीपैक के तहत कर्ज के जाल में फंसने से उसकी चिंता पाकिस्तान में भी है। उधर कंबोडिया के लाओस में हाई स्पीड रेल परियोजना में देश की आधी जीडीपी के बराबर खर्च हो चुका है। इसके बावजूद 2017 में नेपाल ने चीन के बेल्ट रोड परियोजना पर दस्तखत कर दिए। नेपाल और म्यांमार से जुड़ने के लिए चीन एक ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बिछा रहा है। और जो ये ट्रांस हिमालयन जो नेटवर्क बिछ रहा है उसमें है कि चीन के जिलोंग से काठमांडू तक एक सुरंगनुमा सड़क बनाई जाएगी और तिब्बत से काठमांडू तक एक रेल लाइन बिछाने की योजना है, जिसे पोखरा से बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी तक ले जाया जाएगा। और आगे इसमें लिखा हुआ कि चीन ने नेपाल में विकास के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर देने के लिए हामी भर चुका है। देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसे है कि नेपाल में चीन का उसका आवाज़ जो है बुलंद ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी योजना। इकोनॉमी ऐसा चीज़ ही है कि किसी को भी बैलेंस कर देता है और है कि अपना प्रभाव छोड़ देता है। फिर देखिए कि लिखा हुआ कि 2018 में चीन की एक बड़ी कंपनी ने को बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के डिजिटल एक्शन रूम बनाने का प्रोजेक्ट दिया। और फिर आगे लिखती हैं कि इन तथ्यों को देखें तो एक बात साफ हो जाती है कि भारत राजनयिक जमीन पर पिछड़ रहा है। इससे भारत की अपनी चूक भी है। भारत और नेपाल ने सीमा विवाद को बरसों तक छोड़े रखा है। सीमा को लेकर नेपाल व चीन के बीच भी विवाद है, पर नेपाल की वर्तमान सत्ता भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने में अपनी फायदा देख रही है। वैसे राणाशाही के दौर से ही नेपाल अपने दोनों बड़े पड़ोसियों भारत व चीन के बीच संतुलन बनाकर चलता रहा है। वह दोनों से फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन लिखते हैं कि राजा महेंद्र और वीरेंद्र भी भारत विरोधी भावना भड़काकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब ओली चीन से आस लगाए हुए हैं, लेकिन चीन का हस्तक्षेप खुद नेपाल के लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर यह है कि ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है। तो भारत के लिए यह है कि भारत मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी पे ध्यान देकर जो नेपाल का इन्फ्लुएंस चीन की तरफ जा रहा है उसको कम कर सकता है। जैसे कि आपका है कि पहला के जो सीमा विवाद है उसको दोनों आपस में मिलकर सुलझा ले, उसको अंतर्राष्ट्रीय विवाद न बनने दें, इस बात को ध्यान रखा जाए। फिर है कि जैसे भारत क्या है कि अपना जो प्रोजेक्ट साइन करता है नेपाल के संदर्भ में उसको टाइम पे पूरा कर सके। एक बड़ी समस्या भारत की रहती है
कि भारत एग्रीमेंट तो किसी प्रोजेक्ट को लेकर कर देता है, लेकिन उसको डिले बहुत करता है प्रोजेक्ट को पूरा करने में। जबकि चीन का देखिए तो क्या है कि वो अगर कोई प्रोजेक्ट को साइन तो टू द टाइम उसको पूरा करता है। तो इसको भारत को दूर करना पड़ेगा। फिर है कि भारत को हर एक स्तर पर नेपाल से बात करना चाहिए। जैसे सार्क समिट हुआ उस पर बात करना चाहिए। इससे और भी एक दूसरे के राजनीतिक आते जाते हैं तो वहाँ पे बातचीत होनी चाहिए। अगर एक चीज़ देखा जाए तो जो नेपाल का ज्योग्राफिकल एरिया है वो ऐसा है कि विश्व के अगर अन्य देशों से आपको व्यापार करना है तो या तो आपको भारत के साथ रहना पड़ेगा या चीन के साथ। और अगर नेपाल चीन के पक्ष में जाता है तो नेपाल को भी इस बात का कहीं ना कहीं डर हुआ कि जो चीन की नीति है वो विस्तारवादी की नीति है। और कुछ दिन पहले ही अखबारों के माध्यम से समाचार भी आया था कि नेपाल के कुछ एरिया पे चीन ने कब्जा कर लिया है। अब ये कितना सही है पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखिए उससे नेपाल भी वाकिफ होगा। और है कि चीन के संदर्भ में देखा जाए तो नेपाल एक बफर जोन का काम करता है चीन और भारत के बीच में। तो बेहतर है कि अगर नेपाल भारत के साथ रहता है तो उससे नेपाल के भी जो एरिया का जो स्वतंत्रता वो बनी रहेगी। नहीं तो चीन का जान ही रहे हैं वो तो विस्तारवादी नीति है, वो किसी का ज़मीन को हड़प लेगा। तो इसीलिए चाहिए कि भारत और नेपाल एक साथ एक सार्थक संवाद करके एक नीति पे आगे बढ़ें और जो माहौल का तनाव उसको कम करें। और एक चीज़ और समझा जा सकता है कि ये जो तनाव का कारण है कि नेपाल में ओली का सरकार है, अगर वो सरकार चेंज होता है तो शायद इतना तनाव ना रहे। और होना भी चाहिए कि दोनों के बीच तनाव खत्म हो जाए। चीन के संदर्भ में इनका एक संपादकीय लेख भी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो चीन के राष्ट्रपति हुए शी जिनपिंग, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था कि इतिहास में बड़ी कदम बड़ी आपदा के समय ही उठाए जाते हैं। और देखिए तो चीन अभी भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और चीन का जो विस्तारवादी नीति है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर हो रही है। भारत के साथ चीन वार्ता भी कर रहा है और पीछे हटने की बात भी मान रहा है, लेकिन पीछे हटने में आनाकानी कर रहा है। फिर देखिए कि चीन अभी जापान के सेनकाकू द्वीप पर ही मोर्चा खोल दिया है। और अभी देखिए कि जो अभी चीन है नेपाल में निवेश कर रहा है। फिर भूटान को देखिए तो निवेश का ऑफर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो 2049 में शक्तिशाली बनने का सपना देख रहा है विश्व में, तो उसका इसमें सबसे बड़ा हथियार है व्यापार। और व्यापार के माध्यम से वो चाहता है कि अपने जो देश उसके साथ में उसको कहीं ना कहीं औपनिवेशिक बना लें। और उस नीति पर देखिए तो पाकिस्तान का हालत देखिए रहे हैं हम लोग। फिर अभी देखिए तो ईरान में भी बहुत सारा निवेश करने की बात कही है। और कहा जा सकता है कि साम्राज्यवादी जिनपिंग के मंसूबों का एक बड़ा हथियार है व्यापार। और इस मंशा को पूरा करने के लिए उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एक अधिकार जमाया, जो इस समय कहा जाता है कि और अधिक उजागर हुआ है। और अभी देखिए तो चीन जो है नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक कोविड-19 का वर्चुअल समिट किया था जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी बात हुआ। और ये व्यापारिक गतिविधियों में वो इसके लिए अहम हथियार है। इसके तहत एक ढांचागत विकास मतलब चाहता है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और इसके नाम पे वो जरूरतमंद देशों को मदद भी करता है और फिर वो अपना आर्थिक उपनिवेश बना लेता है। अब इस महामारी का जो कोविड-19 चल रहा है उसमें देखिए तो बहुत सारे देश उसके कर्ज से दब गए हैं और कर्ज चुका भी नहीं पा रहे हैं। और जो कमज़ोर देश हैं वो चाहते हैं कि कुछ राहत की उम्मीद मिले चीन से, लेकिन इस स्थिति में भी चीन उन लोगों को मतलब कर्ज से राहत देने की स्थिति में नहीं है, मतलब चाहता नहीं है कि उसको राहत दे चीन। और इसलिए समझिए कि जो चीन का असली नीति है वो उजागर हो जाता है। साथ ही वो आगे लिखती हैं कि लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चीन के इस साम्राज्यवादी नीति को और अब है कि दूसरे देश समझने लगे हैं। और है कि फिर से अब सभी देश आकलन करने लगे हैं कि हमें चीन को किस मतलब सीमा तक अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति देना है और किस हद तक उसे दूर रखना है। इसलिए कि अगर ज़्यादा दे देंगे तो फिर आर्थिक उपनिवेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इस चीज़ को अब देश समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अब है कि भारत के संदर्भ में वो बात करती हैं कि बीजिंग की तरफ हर एक भारतीय प्रधानमंत्री की नीति तुष्टिकरण की रही है, लेकिन उनकी यह नीति काम नहीं कर पाई क्योंकि चीन साल दर साल सीमा को कुतरता रहा है। फिर आगे वो बात करती हैं कि एक के बाद एक लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने चीन की हरकतों को अनदेखा किया और सभी की कोशिश यही रही कि चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत किया जाए। पर यह समझना होगा कि भारत की चीन नीति के इर्द गिर्द कायम भ्रम की परतें हटाकर वास्तविकता के साथ बनाई गई नीति से ही हम उसका सामना कर पाएंगे। वो आगे लिखती हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी कमज़ोर पड़ी है और वहाँ काम करने वाली आबादी में भी कमी आई है। फिर भी शी जिनपिंग के अंतर्राष्ट्रीय मंसूबे नहीं थम रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया में अलग थलग पड़ा चीन क्या सिर्फ दादागिरी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करके विश्व नेता बन सकता है?
क्या उसको इसकी भू राजनीतिक कीमत नहीं चुकानी होगी? ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय पलटवार की आहट, अमेरिका जैसे देख ही रहे कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका तैनात किया हुआ अपना शिप को, फिर ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया से देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट लेके एग्रीमेंट हुआ नेवी का फोर्स के लिए, फिर लेके देखिए ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देशों से सुनी जा रही है। तब क्या शी जिनपिंग की हद पार करती आकांक्षा में चीन के पतन का खतरा भी शामिल है? आने वाला समय इन तमाम सवालों के जवाब देगा। इस संपादकीय विषयों के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया कि भारत के संबंध जो नेपाल से खराब हो रहे हैं तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जो नेपाल के साथ संबंध खराब हो रहे हैं तो उसके कारण क्या है, उसमें कहीं ना कहीं एक चीन का भी एंगल दिखता है। और है कि साथ ही हमने यह भी देखा कि जो चीन के मंसूबे हैं वैश्विक स्तर पे, वह कैसे उसे अपने धरातल पर उतारने के लिए उतारू है। तो उसे अब है कि अगले आने वाले वीडियो में दो संपादकीय पर हम चर्चा करेंगे। पहला तो यह देखें कि जो भारत है इन दोनों अपने पड़ोसियों से काफ़ी दूर होता जा रहा है, तो उसे कैसे वो क्या नीति अपनाएगा आर्थिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे कि भारत अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चले। क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी चीन के जाल में फंसते जा रहे हैं। और फिर है कि अगला संपादकीय पर चर्चा करें कि ड्रैगन को यानी कि चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है, खासकर एशिया में और वैश्विक स्तर पर। तो अगले आने वाले दिनों में इन दोनों संपादकीय पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को अभी तक यहीं रखते हैं, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।